हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसके अंदर हमने कवर किया था जुवेनाइल फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को, सेंसेंट फेज को, और इन प्लांट्स में हमने कवर किया था वेजिटेटिव फेज को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पिछले लेक्चर्स में कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वैसे आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स बने रहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और यार, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, अपने फ्रेंड्स के पास भी मेरे चैनल को शेयर करो। ठीक है, चलिए आगे से देखते हैं उसमें। Observe a few tree in your area. Do they flower during the same month, year after years? Why do you think the availability of fruit like mango, apple, jackfruit etc seasonal? ठीक है, आप अपने एरिया में ही कुछ ट्री को देख लीजिए इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। क्या आपको लगता है आपके एरिया में जो सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, क्या वो हर साल सेम मंथ में ही फ्लावर जनरेट करते हैं? यानी कि क्या सेम मंथ में ही रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है? क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है थोड़ा आगे पीछे है, थोड़ा लेट है, किसी का थोड़ा लेट है तो किसी का थोड़ा पहले है, सबका अलग अलग टाइम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? ठीक है, देखिए कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। देखिए, अगर आप ह्यूमन बींग्स की ही बात कर लीजिए तो ह्यूमन बींग्स पूरे साल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ये नहीं है कि वो इस सीजन में रिप्रोड्यूस करेंगे और इस सीजन में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। दे कैन रिप्रोड्यूस एनी सीजन। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की बात की थी, वो रिप्रोड्यूस करता है, वह 12 सालों में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन सीजनल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सीजनल होते हैं, वो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और कुछ सीजनल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा था, उसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स दैट एनुअल एंड बाइनियल टाइप। ठीक है, देखिए कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। एक आ गया आपका एनुअल टाइप का और एक आ गया आपका बाइनियल टाइप का। ये एनुअल बाइनियल जनरली क्या होते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टिकुलर प्लांट है वो पूरे साल में एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे, उनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। ठीक है, एनुअल मतलब जो पूरे साल में एक बार। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 2 सालों में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 सालों में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, जिसमें कि इन द फर्स्ट ईयर्स वो प्लांट ग्रो करेगा, उसके अंदर लीव्स आएगी, उसके अंदर स्टेम आएगी, उसके अंदर कुछ रूट्स बनेंगी। ओके, फिर उसके बाद वो इंटर करेगा, अपने पीरियड ऑफ डोरमेंसी में। किसमें? पीरियड ऑफ डोरमेंसी में। उसके बाद जो सेकेंड ईयर है उसके अंदर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाइनियल प्लांट्स वही होते हैं जो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स ले लेते हैं अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, 2 साल में एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे। और एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो 1 साल में एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। So clear cut vegetative reproduction and senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clear define these phase। ठीक है, देखिए जो एनुअल और बाइनियल टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं वो क्लियरिटी शो करते हैं कि वो क्या क्लियरिटी शो करते हैं कि कब इनकी जुवेनाइल फेज आएगी, कब इनकी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी और कब इनका सेंसेंट फेज आएगा। लेकिन एक और तरीके की यहाँ पे स्पीसीज होती है, एक और तरीके की यहाँ पे स्पीसीज देखी जाती है जो कि पेरेनियल स्पीसीज। कौन सी है? पेरेनियल स्पीसीज। इसके तीनों फेज बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। अगर हम इसके तीनों फेज को अलग अलग डिफाइन करना चाहें, सेंसेंट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज, इस तीनों फेज को अलग अलग एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज पेरेनियल स्पीसीज इज ए प्लांट दैट लाइव्स मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से भी ज्यादा जीती है। और इसके अंदर जो प्लांट्स है ना वो 3 साल से भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पेरेनियल स्पीसीज। क्लियर हो गया ना? इसको भी कहीं नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
A few plants exhibits unusual flowering phenomena. Some of them, such a bamboo species, flower only once in their lifetime. Generally, after 50 से 100 years, produce large number of fruits and die. ठीक है, देखिए किसी भी प्लांट्स के अंदर फ्लावर आने का मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। अब वो प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये जो फ्लावरिंग फिनोमेना है ना, ये बहुत ही अनयूजुअल सा होता है, बहुत ही वियर्ड सा होता है। जैसे कि यहाँ पे बात की बम्बू की जो स्पीसीज है ना, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फ्लावर शो करती है, एक बार ही रिप्रोड्यूस करती है। जब आप किसी भी बम्बू को लगाओगे उसके अराउंड 50 से 100 साल ले लेती है रिप्रोडक्टिव स्टेज में आने के लिए। जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगी, वो रिप्रोड्यूस करेगी, फ्लावर देगी, या फिर आप कह सकते हो फ्रूट देगी, वो भी बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स में, और फिर वो मर जाएंगे। ठीक है, अब कई ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिनको अगर ह्यूमंस न कल्टीवेट करे तो वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कि शुगर कैन को अगर ह्यूमंस न लगाए तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी। इसलिए शुगर कैन को लगाया जाता है ताकि जो स्पीसीज है वो विलुप्त न हो, ह्यूमंस नीड के लिए या बायोलॉजिकली भी। ठीक है, एक और प्लांट्स है जिसने ऐसा अजूबा करके दिखा। भाई ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाना है। ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। Another plant Rubilanthus kunthiana नीलखुरेंजी फ्लावर्स वंस इन 20 ईयर्स। ठीक है, ये एक ऐसा नाम है जो आपके दिमाग में लिख जाना चाहिए, जिसका एक और नाम है नीलखुरेंजी। ठीक है, ये कब अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, कब रिप्रोड्यूस करता है, कब फ्लावर शो करता है, 12 सालों में एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। As many of you would know, this plants flowered during September October 2006। ठीक है, और 2006 में, ये तो यार बहुत पुराना होगा, अब तो इसने 18 में फ्लावर दे चुका होगा, 2018 में ये फ्लावर दे चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। It mass flowering transformed large tract of hilly area in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracts a large number of tourists। ठीक है, देखिए अब हम देखें तो ये कहाँ पर पाए गए, हिली एरिया में, केरल के हिली एरिया में, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़े नंबर्स में टूरिस्ट वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर जो जुवेनाइल फेज होता है, यानी कि बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जो चेंजेज आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आते हैं बॉडी के बाहर। अगर ये स्टेज न आए तो ऑर्गेनिज्म मैच्योर नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा, और ग्रो नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं आएगा। तो ये स्टेज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली चेंजेस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एक्टिव होगा, वो रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होगा। अब जब ग्रो हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। In animals, in non-primate mammals like rats, sheep, dog, cows and tiger, the cyclic change in the activities of ovary and the oviduct is called the oestrocycle. The primate like monkey, apes and humans, it is called the menstrual cycle। ठीक है, देखिए दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होता है नॉन प्राइमेट, ठीक है, मैमल्स में, एक होता है नॉन प्राइमेट मैमल्स, जैसे कि रैट, शीप, डॉग, काउज एंड टाइगर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अंदर जो ओवरीज होती है ना, अब देखो ओवरीज तो मैमल्स में जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस के अंदर भी होती है, लेकिन एक बात आप जान लो, यहाँ पर इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक रैट, शीप, डॉग, काउज, टाइगर, इन सभी के अंदर जो साइक्लिक चेंज होता है इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज, ओवरी के अंदर जो भी चेंजेज होते हैं, जो भी साइक्लिक चेंजेज होती है, वो जनरली कैसे होगी, नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रस साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा? ओस्ट्रस साइकिल के द्वारा। और प्राइमेट जो है उनके अंदर आपको कैसी साइकिल देखने को मिलेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलिए फिर से समझाता हूं। देखिए नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर एग्जांपल याद रखेंगे, हमें जो साइकिल देखने को मिलती है वो है ओस्ट्रस साइकिल। कौन सी? वो है ओस्ट्रस साइकिल। और जो हमारे प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स के अंदर हमें कैसी साइकिल देखने को मिलेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एवरी मंथ। एग्जांपल
एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। तो ओस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the years या it is a seasonal phenomena? क्या वो पूरे साल एक को ले करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या यह एक सीजनल फिनोमेना है, और क्या वह पार्टिकुलर सीजन में ही ऐसा करते हैं? ठीक है। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the years? ठीक है, देखिए क्या वो पूरे साल एक को ले करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या यह एक सीजनल फिनोमेना है, और क्या यह एक पर्टिकुलर सीजन में ऐसा करते हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What about other animals like frog and lizard? We will notice that birds living in nature they lay egg only seasonally. ठीक है, फ्रॉग हो गए, लिजर्ड हो गए, इसके बारे में क्या है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? जो बर्ड्स है विच लिविंग इन नेचर दे ले एग्स ओनली सीजनली, सिर्फ सीजन में ही वो अंडे को जन्म देती है। ठीक है, और फिर अंडे वो बाहर के एरिया में ही ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। However, birds in captivity, as in poultry farm, can be made to lay eggs throughout the years. ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बात है, बर्ड्स जो है ना वो सिर्फ सीजन में ही क्या करती है, एक को ले करती है, अंडे देती है। मुर्गियां क्या करेंगी, सिर्फ सीजन में ही अंडे देंगी। लेकिन पोल्ट्री फार्म जैसी जगह जहां पर हम देखें तो ह्यूमंस नीड से अब उनको अगर वैसे ही कंडीशन दे दिया जाए, उन बर्ड्स को वैसे ही सेम कंडीशन दे दिया जाए जिस सीजन में वो रिप्रोड्यूस करती है, वह एग ले करती हैं, तो क्या होगा? अगर मैं बात करूं एग्जांपल की मुर्गियों की, तो क्या करेंगी वो, जनरली उस कंडीशन में एग को ले कर देगी। उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनको वैसे ही सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर, सेम इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करती हैं थ्रू आउट द ईयर, और थ्रू आउट द ईयर हमें एग मिलता है। ठीक है, चलिए। In this case, laying egg is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation for human welfare. ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म में हम उन्हें उनका इन्वायरमेंट देकर, जैसा टेम्परेचर उन्हें चाहिए, जैसा एरिया उनको चाहिए, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो सब देकर हम उनसे पूरी साल एग लेते रहते हैं। ठीक, देखिए ये एक रिप्रोडक्शन फिनोमेना नहीं है। रिप्रोडक्शन तो वो सीजन में ही करते हैं, लेकिन हमने उन्हें मैनिपुलेट किया और हमने अपने यूज के लिए उनका इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The female of placental mammal exhibit cyclic changes in the activities of ovary and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase. ठीक है, देखिए प्लेसेंटल मैमल्स वाले जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज में कुछ साइक्लिक चेंजेस आती हैं। ओवरीज जिस तरीके से काम करती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, एज वेल एज जो हार्मोन्स हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज उनमें भी आप देख सकते हो। जनरली अगर हम बात करें इन साइकिल्स में, ओवरीज में, तो जो एक्टिविटीज हो रही है वो क्या है, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स कभी ज्यादा सीक्रेट होते हैं, कभी कम सीक्रेट होते हैं। ठीक है, चलिए। In non-primate mammals like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc., such cyclic changes during reproduction are called oestrus cycle, whereas in primate, monkey, apes and humans it is called menstrual cycle. ठीक है, देखिए इन नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी काउ, शीप, डॉग, डियर, टाइगर etc., इन सभी के अंदर जो साइक्लिक चेंजेज होता है, साइक्लिक चेंजेज कौन से ओवरी के अंदर साइक्लिक चेंजेज हो रही हैं, जो हार्मोन्स के अंदर चेंजेज होती हैं, उनको क्या बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन के टाइम में, उस साइकिल को बोलेंगे ओस्ट्रस साइकिल। ये ध्यान रखिए, नॉन प्राइमेट ओस्ट्रस साइकिल, प्राइमेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हो गया ना? जैसे कि मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इनके अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
Many mammals, especially those in living nature wild condition, exhibit such cycles only during favorable season in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders। है देखिए, अब कई सारे ऐसे मैमल्स हैं जो कि नेचुरल एरिया में ही रह रहे हैं, काफी वाइल्ड कंडीशन में रह रहे हैं, उनकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है, सो जनरली उनके अंदर हमें ऐसी साइकिल देखने को मिलती है। कब? ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे ओनली एट दिस टाइम, सिर्फ उनके रिप्रोडक्शन फेज में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है सेंसेंट फेज। क्या आता है? सेंसेंट फेज। चलिए नोट्स में देखते हैं क्या होता है सेंसेंट फेज। वैसे आपको मालूम होना चाहिए सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, देखिए कितना क्लियर बात है। अब देखो, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन भी हो गया, लास्ट क्या बचा? बुढ़ापा। लास्ट क्या बचा? डेथ, बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद डेथ की तरफ बढ़ते जाता है ऑर्गेनिज्म। तो सेंसेंट फेज का मतलब इट इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि रिप्रोडक्टिव फेज इज द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, उसी तरह सेंसेंट फेज इज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तो एक नया स्टेज शुरू होगा, जिसको मैं याद करने के लिए अपने तरीके से बोल रहा हूं, बुढ़ापे का फेज। ठीक है, चलिए आते हैं वापस एनसीईआरटी पे। फेज एंड आर therefore called seasonal. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders। ठीक है, देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि सीजनल ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कौन से होते हैं। कई सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जितने टाइम तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा तब तक वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, जैसे कि ह्यूमंस। और कई सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो सीजनली ब्रीड होते हैं, जो सिर्फ तब भी रिप्रोड्यूस करेंगे जब उन्हें फेवरेबल सीजन मिलेगा। अगर वो ठंडे में रिप्रोड्यूस करते हैं तो जब तक उन्हें ठंडे वाला इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, सो जर्नली ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि काफी सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि यहाँ पे थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज क्या करते हैं? जनरली वे ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव फेज में। उनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। और जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम बोलेंगे सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए चीजें, बहुत ही ज्यादा इजी है। जो अपने फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करेगा वो होगा सीजनल ब्रीडर्स। जो अनफेवरेबल कंडीशन में कर लेगा उनको हम बोलेंगे, लेकिन थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज करेगा, उनको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, फंडा क्लियर होनी चाहिए, बहुत इजी है। थोड़ा मन से पढ़ोगे, लेक्चर को कई बार रिपीट करके देखो, जब तक ना समझ में आए तब तक रिपीट करके देखो। अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करो, स्पेशली एक एक टॉपिक पर अलग अलग मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, लेकिन फंडा क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। चलिए आगे देखते हैं। That we all grow old if you live long enough is something that we recognize। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि हम सभी बूढ़े होंगे, हम सभी अपने जुवेनाइल फेज से गुजर चुके हैं, हम रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म होगा तो हम बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे। हमारा कौन सा फेज शुरू हो जाएगा? सनसेट फेज। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हम कुछ टाइम के बाद से अपनी ओल्ड एज में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। But what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered one of the parameter of senescent या old age। ठीक है, अब growing old बुढ़ापा होना, बूढ़ा होना, इससे मेरा क्या मतलब है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक पर्सन बूढ़ा है और ये एक पर्सन बूढ़ा नहीं है, ये ओल्ड पर्सन है और ये ओल्ड पर्सन नहीं है? ये हम तब डिसाइड करते हैं जब रिप्रोडक्टिव फेज किसी भी ऑर्गेनिज्म की खत्म हो जाती है। इट कैन बी कंसीडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेंट या फिर ओल्ड एज, और इसी को बोलते हैं सेंसेंट फेज। ठीक है, चलिए। देयर आर कन्क्वामेंट चेंज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ईटीसी। ठीक है, कन्क्वामेंट का मतलब बहुत सारे अलग अलग चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, खाना पचने की जो शक्ति होती है ना, मेटाबॉलिज्म की जो शक्ति होती है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उनको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करना, ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये बहुत धीरे हो जाते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है।
और कैल्शियम की भी कमी होने लगती है। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं बुढ़ापे की निशानियां, जो हमें कब देखने को मिलती है? सेंसेंट फेज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन, ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। अब लाइफ स्पेन किसको किसको याद है यार? बोलिए, भूल गए क्या यार? फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, चलिए फिर से बताता हूँ। लाइफ स्पेन का मतलब था फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ टू द टाइम पीरियड ऑफ नेचुरल डेथ। अब हमारा बर्थ तो हो चुका है, उस बर्थ वाले फेज को लेकर हम कहाँ तक पहुंचे? हम पहुंचे रिप्रोडक्टिव फेज में। कहाँ तक पहुंचे? रिप्रोडक्टिव फेज में। तो बर्थ से ग्रोथ होने तक का फेज जुवेनाइल। ध्यान से समझिए, बर्थ से ग्रोथ होने तक का फेज जुवेनाइल। जब जुवेनाइल फेज खत्म होगी तो एक नया फेज शुरू होगा। क्या होगा? जब जुवेनाइल फेज खत्म होगी तो एक नया फेज शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और जब हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस खत्म हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, तब हमारा शुरू होता है बुढ़ापा, यानी कि सेंसेंट फेज। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें, ठीक है, भूलनी नहीं चाहिए। इतनी बार रिपीट किया हूं, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हमारे एक टॉपिक पर आपके लिए अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक और चीज, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ना, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच में का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन। देखिए, नेचुरल डेथ ना कि कोई एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, नेचुरल डेथ जिसकी हो रही है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पेन, उसी टाइम को बोलते हैं लाइफ स्पेन। द पर्टिकुलर टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टिल नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। नाउ ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ। अब जब कोई बूढ़ा हो गया है तो वो किस तरफ बढ़ रहा है? अपनी इंड की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अपनी इंड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, डेथ होगी, डेथ उसकी निश्चित है, डेथ उसकी तय है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे जन्म लिया है तो उसकी जो डेथ है वो परमानेंट है, उसकी डेथ जरूर होगी। नेचुरल डेथ होगी तो उसको लाइफ स्पेन बोलेंगे, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको एक्सीडेंटली डेथ ही गिनेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। In both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phase। ठीक है, both plants और animal, इसके अंदर हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हार्मोन्स का लेवल क्या है, उसकी वजह से डिसाइड हो पाता है कि कौन सा फेज कब है। हार्मोन्स लेवल कम है तो जुवेनाइल फेज, हार्मोन्स लेवल पीक पर है तो रिप्रोडक्टिव फेज वापस से कम हुआ, वापस से कम हो जाएगा तो सेंसेंट फेज। ठीक है, interaction between hormones and create an environmental factor regulate the reproductive process and the associated behavior expression of organism। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है ना हार्मोन्स के बीच में और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो अबायोटिक हो या फिर बायोटिक फैक्टर हो। अबायोटिक का मतलब आपके टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में ये सब हो गए अबायोटिक। ये सब क्या है? ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस रेगुलेट करके उनको डोमिनेट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज कब आएगा, कब नहीं आएगा, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन में, यह भी कौन डिसाइड करता है? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स का इंटरेक्शन है और एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी हैबिटेट कैसा है। ठीक है, सो गाइज इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे। और हाँ, आपसे कुछ थोड़ा पर्सनली बातें करनी थी यार। देखिए, मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, मेडिकल कॉलेज से लगाइए। आपके सपनों में कोई और नहीं आनी चाहिए, कोई और रानी कोई नहीं आनी चाहिए, या आप रानी हैं तो कोई राजा नहीं आना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, दिल्ली एम्स आना चाहिए, कोई मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, पर्टिकुलर दिल्ली एम्स ही नहीं आना चाहिए। इंडिया किसी भी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले लो, फिर वहाँ पर दिल लगाते रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।